गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि आयनिक यौगिकों के गुणधर्म के बाद आज देखेंगे प्रकृति में तत्वों की उपस्थिति। हमारी प्रकृति में बहुत सारे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। तत्वों की उपस्थिति को हम खनिज पदार्थ के रूप में जानते हैं। खनिज पदार्थ इसलिए कहते हैं कि जो तत्व पाए जाते हैं उसमें बहुत सारे तत्व एक दूसरे के साथ संयुक्त होते हैं। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो स्वतंत्र या मुक्त रूप में होते हैं, अर्थात ये कम क्रियाशील होते हैं और यह प्रकृति में मुक्त रूप में पाए जाते हैं, जैसे सोना, प्लैटिनम, सिल्वर, कॉपर, यूरेनियम इत्यादि जितने तत्व हैं ये सब स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है। संयुक्त रूप में कुछ तत्व ऐसे हैं जो संयुक्त रूप में पाए जाते हैं। इसका मतलब कि यह प्रकृति में एक तत्व दूसरे तत्व के साथ संयुक्त करके नया पदार्थ बना लेता है। जैसे आयरन है, ऑक्सीजन से क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाता है। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से क्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। सिल्वर सल्फाइड बनता है जिसको कि सिल्वर ग्लास। तो ये जो नाम दिए हुए हैं, हेमेटाइट, बॉक्साइट, सिल्वर ग्लास, इसको कहते हैं अयस्क। प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाए जाने वाले तत्वों को या यौगिकों को, तत्व जब संयुक्त अवस्था में हो जाते हैं तो यह यौगिक बन जाते हैं। तो इनकी क्रियाशीलता के आधार पर जो सबसे ज़्यादा क्रियाशील है वह जल्दी क्रिया करेगा, जो कम है वो कम क्रियाशील होगा। तो ये क्रियाशीलता इनकी संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। हमारे प्रकृति में पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों को अगर हम देखें तो उनके भार के अनुसार एक चार्ट यहाँ दिया हुआ है। उनकी प्रतिशत मात्रा किस तरह से है, घटते हुए क्रम में यहाँ एक चार्ट दी गई है। ठीक है। खनिज और अयस्क दोनों में क्यों हम अयस्क शब्द कह रहे हैं और क्यों खनिज कह रहे हैं? पृथ्वी में धातु तथा उनके यौगिक जिस रूप में प्राप्त होते हैं खनिज कहलाते हैं। धातु और या तथा उनके यौगिक यानी उस धातु की संयुक्त अवस्था को खनिज कहते हैं। जैसे कॉपर पायराइट एक खनिज है। ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो कॉपर, आयरन और सल्फर, ये माने दो धातुएं हैं और एक अधातु है। कॉपर और आयरन धातु हैं और सल्फर अधातु है। इनकी यह संयुक्त अवस्था है। ठीक है। इसको पढ़ते हैं कॉपर पायराइट। कॉपर पायराइट एक खनिज है। अयस्क क्या है, क्यों हम अयस्क शब्द ले रहे हैं? उस खनिज को जिसमें से किसी धातु को सरलतापूर्वक तथा कम खर्च में अलग किया जाता है उसे धातु का अयस्क कहते हैं। जैसे ये कॉपर पायराइट है, इसमें से हम कॉपर अगर अलग कर लेते हैं आसानी से कम खर्च में, अगर हमको ये कॉपर प्राप्त हो जाता है तो यह अयस्क है। कहने का मतलब कि सभी अयस्क जो होते हैं वो खनिज तो होते हैं, अधिकांशतः खनिज होते हैं, लेकिन जिसमें से निकाल लिया जाता है, धातुओं को अलग किया जा सकता है, उसे अयस्क कहते हैं। क्लियर है? अयस्क और खनिज में कि खनिज वे हैं जो पृथ्वी पर किसी यौगिक के रूप में संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, ये खनिज कहलाते हैं। और अयस्क वो हैं जिसमें से किसी धातु को सरलतापूर्वक कम खर्च में अलग किया जा सकता है, वह अयस्क कहलाता है। ठीक है। कुछ ऐसे प्रमुख अयस्क हैं जो कि आपके कोर्स में आपको पढ़ना है। जैसे कॉपर पायराइट कॉपर का प्रमुख अयस्क है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। तो इस तरह से कुछ अयस्क हैं जो कि आपको पढ़ना है। सभी अयस्क खनिज होते हैं परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, क्योंकि सभी खनिज से हम धातुओं की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इसलिए सभी अयस्क तो खनिज होंगे लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होंगे। अब यहाँ पर कुछ अधात्रि शब्द होता है कि खनिज में प्रायः पत्थर के टुकड़े, मिट्टी के कण, कंकड़, बालू इत्यादि अशुद्धियाँ जो मिली होती हैं, इन अपद्रव्यों को आधात्रि कहते हैं, गैंग कहते हैं।
ठीक है, अथवा मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो ये कुछ अयस्क हैं जिनको कि हम लोग अयस्कों के प्रकार हैं। प्राकृतिक अयस्क, जिसमें कि स्वतंत्र अवस्था में धातुएं पाई जाती हैं। ऑक्साइड अयस्क, जो ऑक्सीजन युक्त होंगी। ऑक्साइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क, जिसमें सल्फर युक्त होंगे। कार्बोनेट अयस्क, क्लोराइड अयस्क, अन्य अयस्क, है ना। तो इस तरह से अयस्कों के नाम हैं, इसको आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ कुछ अयस्क के नाम दिए हुए हैं। आयरन के अयस्क, एल्यूमिनियम के अयस्क, कैल्शियम, जिंक, कॉपर, लेड, इन अयस्कों के नाम आपको याद करना पड़ेगा। परीक्षा में आता है, जैसे आयरन के किन्हीं 2 अयस्कों के नाम लिखिए, तो आपको फार्मूला के साथ इस अयस्क का नाम याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये इतना याद कर जाओगी। मैं इस बुक का पेज दे रही हूँ। अब यहाँ पर सक्रियता श्रेणी पर आधारित धातुओं का निष्कर्षण होता है। निष्कर्षण का मतलब होता है कि धातुओं को प्राप्त करने की जो विधियाँ होती हैं, उसमें सक्रियता श्रेणी पर, अभी इसके पहले हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़े, उसमें हम लोगों ने देखा कि सक्रियता के आधार पर यानी क्रियाशीलता के आधार पर उनको अलग अलग बांटा गया है। ऑक्सीकारक और अपचायक के रूप में उनकी क्रियाशीलता के आधार पर उच्च अभिक्रियाशील और मध्यम अभिक्रियाशील और निम्न अभिक्रियाशील। तो इसको निष्कर्षण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण होता है, जैसे पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम अत्यधिक विद्युत धनात्मक धातुएं हैं। तो ये ऑक्सीजन के साथ क्रियाशील होती हैं। इन धातुओं की बंधुता कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन के प्रति अधिक होती है। ये ऑक्सीजन के साथ क्रियाशील अधिक होते हैं कार्बन की तुलना में। कार्बन के साथ गर्म करके इनकी ऑक्साइडों को अपचयन करके इन्हें धातुओं में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इन धातुओं को विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। यानी जैसे ये अगर हम कार्बन के साथ कर दें तो इनका विद्युत अपघटन नहीं किया जा सकता है। सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम इत्यादि को उनके गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जा सकता है। तो कुछ धातुओं का निष्कर्षण, मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण, एल्यूमिनियम द्वारा अपचयन, इसको हम दे रहे हैं फ़ोटो खींच करके, आप इसको पढ़ लेंगी। तब इसके बाद हम लोग एक एक करके देखेंगे कि धातुओं का निष्कर्षण कैसे करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको रीडिंग लगा जाना।